बेटियों एवं महिलाओं, आज जो प्रोग्राम है स्मार्ट गर्ल, आज हर महिला, हर लड़की, हर व्यक्ति स्मार्ट बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? जोर से बोलिए, स्मार्ट बनना चाहता है। अब मेरा प्रश्न ये है कि स्मार्ट क्यों बनना चाहते हो? मैं कोई चीज बन रहे, मुझे डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है? इंजीनियर क्यों बनना चाहती हूँ? क्योंकि मुझे इंजीनियर बनने में, नक्शा बनाने में अच्छा लगता है, वो काम अच्छा, इसलिए इंजीनियर बनना है। किसी के पास उत्तर? बस बनना चाहते हैं, अच्छा दिखे। किस लिए? अच्छा दिखे। अच्छा दिखने के लिए स्मार्ट बनना चाहते हैं। अच्छा क्यों दिखना चाहते हो? ताकि लोग मुझे अच्छा कहें, लोग मुझे, मेरी तरफ आकर्षित हों, लोग मुझे फॉलो करें। जैसे कपड़े मैंने पहने हैं ऐसे कपड़े लोग आए। क्या कपड़े हैं तुम्हारे? क्या साड़ी है बहन जी आपकी? कहां से खरीदी है? बहुत बढ़िया साड़ी। बस बन गए स्मार्ट। लोग अच्छे कपड़े पहन के स्मार्ट बनना चाहते हैं, अच्छी घड़ी पहन के स्मार्ट बनना चाहते हैं, स्मार्ट मोबाइल रख कर के स्मार्ट बनना चाहते हैं, क्लब पार्टी में जाकर के स्मार्ट बनना चाहते हैं, अच्छे जूते चप्पल पहन के स्मार्ट बनना चाहते हैं, अच्छा चश्मा लगा के स्मार्ट बनना चाहते हैं, एप्पल का मोबाइल रख के स्मार्ट बनना चाहते हैं। बोलिए हाँ या ना? ये सारी चीजें यूज क्यों की जाती हैं? उत्तर दो। स्मार्ट बनने के लिए। किस लिए? स्मार्ट बनने के लिए। इसमें घड़ी अलग है, कपड़ा अलग चीज है, मोबाइल अलग चीज है, जूते अलग हैं, चश्मा अलग है और मैं अलग हूं। मैं कौन हूं? मैं इन सब से अलग हूं। स्मार्ट किसको बनना है? घड़ी को, मोबाइल को, फोन को, किसको स्मार्ट बनना है? अरे बोलिए ना। कपड़ों को स्मार्ट बनना है क्या? नहीं, कपड़ा पहन के तुम्हें स्मार्ट बनना है। अब कपड़ा स्मार्ट हुआ तो तुम कहां से स्मार्ट हुए? इसमें तुम अलग चीज हो, कपड़े अलग चीज है। जिनकी ये दृष्टि है कि कपड़े पहन करके स्मार्ट बनते हैं, वो गलत है। स्मार्ट मुझे बनना है, स्मार्ट कपड़े को नहीं बनना है। कपड़ा कभी किसी को भी स्मार्ट नहीं बना सकता है। और कोई हमारी बूढ़ी अम्मा बिना चुन्नी का सूट पहन के आ जाए तो स्मार्ट बनने की बजाय हंसी और उड़ाई जाती है। बुढ़ापे में देखो कैसे शौक चढ़े हैं, बिना चुन्नी का सूट पहन के घूम रही है। पहली बात तो सूट पहन रही है, सारी जिंदगी तो साड़ी पहनी और अब सूट पहनने का शौक आया, उसमें भी मंदिर में। अब और कहीं तो जाती नहीं अम्मा जी, बच्चे ले नहीं जाते हैं। तो तुम कपड़ा पहन करके, फैशनेबल कपड़े पहन करके स्मार्ट बनना चाहते हो तो कपड़ा फैशनेबल हुआ, कपड़ा स्मार्ट हुआ, तुम नहीं। तुमने 2 लाख की घड़ी पहनकर स्मार्ट बनना चाहते हो, घड़ी स्मार्ट हुई, तुम नहीं। तुम स्मार्ट कैसे बनोगे? इस बात पे मेहनत करो। लोग पैसा कमाते हैं, क्यों कमाते हैं? अच्छा मोबाइल खरीदना है, अच्छी घड़ी खरीदनी है, अच्छे कपड़े खरीदने हैं। कुछ लड़कियों का तो एम ही होता है, यदि इन्हें 5,000 की भी नौकरी मिल रही हो तो बड़ी संतुष्ट हो जाती, चलो अपने लिए कपड़े तो खरीद ही लेंगे। भाई कपड़े क्यों खरीदना चाहते हो? स्मार्ट बनने के लिए। बाल क्यों फैलाते हो? स्मार्ट बनने के लिए। आजकल जिसको देखो उसके बाल खुले हैं, बाल बांधने का फैशन ही खत्म हो गया। पहले लड़की बाल बांधती थी तो घर में भी बंधी रहती थी और ससुराल में भी बंधी रहती थी। अब वो बाल खोल के रहती है तो ना घर में बंधी रहती है, वो अपने पीहर में रहती है। तो माता पिता से कहती मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे हॉस्टल भेज दो, मैं वहीं पढ़ाई करूंगी, मेरी सारी सहेलियां जा रही हैं,
मेरे सारे फ्रेंड जा रहे, मैं नहीं रहूंगी घर में। वो ना पीहर में बनती है, वो जब ससुराल जाती है तो ना वहां बनती है। सास ससुर से तो छोड़ो, वो अपने पति से भी बंधी नहीं रहती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और जो पति के बंधन में नहीं है, जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है, जिसके जीवन में मर्यादा नहीं है, जिसके जीवन में प्रेम का बंधन भी जिसे ना बांध सके, उसके जीवन की रक्षा दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। बंधुओं, स्मार्ट बनना है। स्मार्ट हमें बाहर की वस्तुओं से नहीं, अपनी निजी क्वालिटी को बढ़ा के बनना है। आप कितने अच्छे कपड़े पहन लेना, आप कितनी अच्छी घड़ी पहन लेना, हम आपका सम्मान मंच पे नहीं करेंगे। बोलिए हाँ या ना? आप अच्छे कपड़े पहन के आओ, बिल्कुल फैशनेबल, बढ़िया 1 लाख का मोबाइल रख के आओ, आपका मंच पे सम्मान हो सकता है कि ये बहुत अच्छे कपड़े पहनी, चलो इनका सम्मान कर देते हैं। चलो ये बहुत बढ़िया वाली घड़ी पहनी, इनका सम्मान कर देते हैं। इनके पास मोबाइल बहुत अच्छा, इनका सम्मान कर देते। होगा आपका सम्मान? हाँ या ना? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सम्मान किसका होगा? जिसकी अपनी निजी क्वालिटी होगी, जिसका अपना गुण होगा, जिसके अंदर कुछ योग्यता होगी, सम्मान उसका होगा। तुम्हारे कपड़ों का सम्मान नहीं है। कपड़ों को इतना महत्व मत दो कि तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी सोच को बदल दें। तुम्हारे दिमाग में केवल कपड़े कपड़े चलते रहे, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो पहनना है, मुझे वो चाहिए, बस कपड़े कपड़े चलते रहे। कपड़ों को इतना महत्व ना दो, मोबाइल को इतना महत्व ना दो, घड़ी को इतना महत्व ना दो। उससे ज्यादा महत्व खुद को दो। किसको? आज खुद का महत्व कम कर दिया है और वस्तुओं का महत्व ज्यादा हो गया है। और उनको पाने के लिए इतनी भावुकता रहती है, इतनी भावुकता रहती है कि मिल जाए तो उछलने लगते हैं और ना मिले तो नीचे गड्ढे में घुस जाते हैं। यदि मम्मी पापा दिलवा दें तो मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, नहीं तो तुम तो अच्छे हो ही नहीं। उनके मम्मी पापा देखो कितने अच्छे मम्मी पापा हैं, उनने कितना बढ़िया मोबाइल दिलवाया अपने बेटे को। मेरी फ्रेंड देखो कितना बढ़िया मोबाइल लेके आती है, तुम तो मम्मी पापा होके भी कुछ नहीं करते मेरे लिए। ये सोच दुनिया की सबसे खराब सोच है कि जो बच्चे अपने मम्मी पापा को वस्तुओं के दम पर कहते हैं अच्छे हैं या बुरे हैं, जबकि माता पिता कभी भी बुरे हो ही नहीं सकते। आप विचार करो, जिस समय आप अपने माता पिता को ये शब्द कहते होंगे उस समय उनके दिल पर कितनी चोट लगती होगी। एक माता पिता अपने बच्चे को जान से ज्यादा चाहते हैं और तुमने उन्हें 1 मिनट में एक मोबाइल के लिए, जरा से कपड़ों के लिए बुरा बना दिया। बोलिए ऐसा करते हैं कि नहीं करते? लड़कियां ऐसा करती हैं कि नहीं करती? हाँ या ना? हाँ। माता पिता अपनी लड़कियों को जान से ज्यादा चाहते, लड़कों को जितना नहीं करते, जितना ध्यान लड़कों का नहीं रखते, उससे ज्यादा ध्यान लड़कियों का रखते हैं। उनकी त्याग का, उनकी तपस्या का उन्हें क्या फल मिलता है? लड़की अपनी मन मर्जी से भाग जाती है, मन मर्जी से शादी कर लेती है, जात नहीं देखती, कुजात नहीं देखती, धर्म नहीं देखती, कुछ नहीं देखती, और जो अपने स्वार्थ में आके वो जाने वो क्या क्या कर लेती है। मैं 3 चीजें बताना चाहूंगी कि तुम्हारे जीवन में 3 चीजें जरूरी हैं। पहला धैर्य, याद रहेगा? पहला धैर्य, दूसरा वचनों पर कंट्रोल, दूसरा वचनों पर कंट्रोल, और तीसरा कि भावुकता कम हो। तीसरा भावुकता कम हो। धैर्य, धैर्य और भावुकता। धैर्य है तो भावुकता नहीं है, और भावुकता है तो धैर्य नहीं है। जैसे जब बारिश होती है, बारिश ज्यादा हो जाए तो नदी में बाढ़ आ जाती है। क्या हो जाती है? बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ गई यानी अनकंट्रोल। नदी कैसी हो गई? अनकंट्रोल हो गई, वो कंट्रोल से बाहर है। वो आसपास के गांवों को, लोगों को, पशु पक्षियों को, वहां की भूमि को, सबको खराब कर देती है, क्योंकि बाढ़ आने पर सारी मर्यादाएं टूट जाती है। क्या हुआ?
बाढ़ आने पर सारी मर्यादा टूट गई। और यदि नदी कंट्रोल होकर बहती है, दो तटों के बंधन के बीच रहकर बहती है, तो पशु पक्षियों की प्यास बुझाती है, मनुष्यों की प्यास बुझाती है, धरती की प्यास बुझाती है और मंजिल तक पहुंच जाती है। ऐसे ही इंसान के भाव होते हैं। एक भाव होते हैं कि वो अनकंट्रोल भाव है, उसका खुद पर नियंत्रण नहीं है। वो क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या करना है, उसे कुछ नहीं पता है। और एक है कि मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है, किससे बोलना है कि नहीं बोलना है, जवाब देना है कि नहीं देना है। हर बात का जवाब नहीं होता है। किसी बात का जवाब होता है मौन, किसी बात का जवाब होता है मुस्कुराहट। तो इंसान को अपने जीवन में भावुकता से बचना चाहिए। जल्दी से बहुत खुश ना हो जाए और जल्दी से रोने ना बैठ जाए। इसके बीच की जो स्थिति है वो है धैर्य की स्थिति। और जल्दी से खुश हो गए और जल्दी से रोने लगे, ये स्थिति है भावुकता की। तो लड़कियों में भावुकता बहुत ज्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। दिल से जीते हैं उनमें भावुकता ज्यादा होती है, जो दिमाग से जीते हैं उनमें भावुकता कम होती है। तो दिमाग से जीने में गाड़ी सही चलती रहती है, और जैसे अनकंट्रोल में भावुकता आई वैसे कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है। अब आप लोग हैं, पढ़ाई लिखाई कर रही है, हमारी जो बच्चियां उसमें पढ़ती है, क्या नाम है, बालिका छात्रावास में, वो उन्हें तो कंट्रोल करने के लिए हमारी महिलाएं हैं। लेकिन जो बच्चियां पढ़ने के लिए जाती हैं बाहर और वहां जाकर उन्हें हर तरह का वातावरण मिलता है और ज्ञान होता नहीं है उनके पास में कि किससे क्या व्यवहार करना है, किससे कितना बोलना है। किसी ने जरा सा मीठा बोला, अरे वो तो बहुत अच्छा है, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, आपका बोलना तो बहुत, बस जुड़ गए उससे अंतरंगता से रिश्ते बना लिए, उसके साथ में बैठना उठना खाना पीना हर तरह का व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब पढ़ाई तो हो गई सेकंड और रिश्ता हो गया फर्स्ट। पढ़ने क्यों गए थे? अरे बोलिए ना, रिश्ता बनाने के लिए पढ़ने गए थे या पढ़ने के लिए पढ़ने गए थे? पढ़ने के लिए पढ़ने गए थे, लेकिन वहां जाकर लक्ष्य से भटक जाते हैं। पढ़ाई जैसा अभी हमारी सुशीला जी ने एक बात बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा धन के लिए है, जीवन के लिए नहीं है। लिख लो इस बात को, नोट कर लो इस बात को कि शिक्षा धन के लिए है, जीवन के लिए नहीं है। जीवन जीने का तरीका अलग चीज है और धन कमाने का तरीका अलग चीज है। धन कमाना अलग बात है और जीवन जीना हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है। वो हमें कैसे जीनी है, उसमें हमारा हृदय में हमारा परिवार कितना है, हमारे हृदय में हमारा धर्म कितना है, हमारे हृदय में हमारे रिश्तेदार कितने हैं, ये हमारा पर्सनल मामला है। लेकिन शिक्षा में किताबी पढ़ाई है कि पढ़ना है और परीक्षा देके पास होना है, वो बात अलग है। लेकिन वहां जाकर अपने जीवन को ही परिवर्तित कर दो, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दो, अपना बोलना सोचना कपड़े सब चीज का तरीका बदल दो। इसलिए पढ़ाई नहीं की जाती है, पढ़ाई के लिए पढ़ाई की जाती है। वहां जाकर एक सबसे अच्छा बहाना रहता है मंदिर नहीं जाने का। वो क्या करें, बाहर पढ़ते हैं ना इसलिए मंदिर नहीं जा पाते हैं, बाहर पढ़ते हैं ना इसलिए माला नहीं फेर पाते हैं, बाहर पढ़ते हैं ना इसलिए हम धर्म नहीं कर पाते हैं। अरे जीवन की सबसे जरूरी चीज है धर्म। अच्छा, धन जरूरी है या धर्म जरूरी है? यदि वाद विवाद किया जाए तो धन जरूरी है या धर्म जरूरी है? अरे बोलिए ना, धर्म जरूरी है। चलो मुझे देखकर बोल रहे हो। और आजकल तो लड़कियां धन के लिए चोरी भी करती हैं, धन के लिए वो क्या क्या करती हैं, वो उन्हीं से पूछो। आज से 10 साल पहले मेरा मुरार चतुर्मास चल रहा था।
तो वहां मुझे एक महिला आदर्श पत्रिका पढ़ने को मिली। उसमें एक टॉपिक लिखा हुआ था, एक विषय था उसमें कि आजकल जो लड़कियां पढ़ने के लिए बाहर जाती हैं वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने खर्चा को पूरा करने के लिए कॉल गर्ल का काम भी करने लगी हैं। आज से 10 साल पहले की बात है, अब तो जमाना बहुत आगे चल गया है। अब तो और क्या करनी होगी इसका भी नहीं पता है। उन्हें ये लगता है कोई नहीं देख रहा है ना तो कर लो, बस खाना चाहिए, होटल चाहिए, होटल का खाना अच्छा लगता है, कपड़े पहनना, लड़कों से बात करना, बॉयफ्रेंड बनाना, ये सब चीजों में इतना इंटरेस्ट आ गया है कि अब तो एक लड़की तो आके मुझे बता रही थी, बोले यदि हमारे स्कूल में यदि किसी लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं होता है तो कहती है अरे तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यानी वो उसको शर्मसार करते हैं, जिसका ना हो उसको पागल बोलते हैं। जबकि आप विचार करो कि बॉयफ्रेंड बनाने की जरूरत कहाँ है? पढ़ने के लिए गए हो या बॉयफ्रेंड बनाने के लिए गए हो? और बॉयफ्रेंड बनाकर करना क्या है तुम्हें? तुम क्यों बनाना चाहते हो बॉयफ्रेंड? जितना दिमाग तुम बॉयफ्रेंड में लगा रहे हो उतना दिमाग यदि पढ़ाई करने में लगाओगे तो तुम कितने आगे पहुंच जाओगे। अब उसका फोन सुनो, उसकी बातें सुनो, उसकी जरूरतें पूरी करो, उसके लिए जो कह रहा हो वो करो। जितना दिमाग, जितना टाइम, जितना खर्चा उसके लिए कर रहे हो उतना खुद के लिए लगाओ तो कितनी योग्यता हमारे अंदर आ जाएगी। लेकिन ज्यादातर लड़कियां भावुक होती हैं और वहां जाकर अपने आप को परिवर्तित कर देती हैं। आज हमारे यहाँ पर जितनी लड़कियां आई हैं, आज ये संकल्प लें कि अपने जीवन में बॉयफ्रेंड नहीं बनाएंगे। हाथ उठाइए। नहीं, आप लोगों की बात नहीं कर रही मैं, जो भावुक हैं उनकी बात कर रही हूँ। जो लोग भावुक है ना वो जल्दी से बातों में आ जाते हैं, जल्दी से रिश्ते बनाने लगते हैं, जल्दी से मतलब ऐसे हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि जन्म जन्म के साथी हैं। और जब वो दोनों मिलती है ना और मिलने के बाद जरा थोड़ा रह लें उसके बाद लगता है इनसे बड़ा आपस में दुश्मन कोई नहीं है। लव मैरिज कैसी होती है? भाई इनसे शादी नहीं करूंगी तो मैं मर जाऊंगी, और शादी करके 6 महीने रह लें साथ में तो इनके साथ रहूंगी तो मर जाऊंगी। इसीलिए ये सारी चीजें बॉयफ्रेंड ना बनाए। आपके लिए जो कुछ करना है वो आपके माता पिता चिंता करेंगे। आपके माता पिता है ना, जिनके माता पिता है उन्हें खुद चिंता करने की क्या जरूरत है? जिनके माता पिता नहीं है, लड़कियां मेरी बात सुन रही है, जिनके माता पिता नहीं है उन्हें चिंता हो कि मेरा कौन है, तो भाई उनकी बात तो बनती है। लेकिन जिन लड़कियों के माता पिता हैं उन लड़कियों को चिंता करने की जरूरत, उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई करो, अपना जीवन अच्छा बनाओ, इस पर ध्यान दो, और बाकी चिंता अपने माँ बाप पर छोड़ दो कि जो मेरे माँ बाप करेंगे वो अच्छा करेंगे। ऐसा कितनी लड़कियां हैं जो ये मानती हैं कि जो मेरे माँ बाप करेंगे वो अच्छा करेंगे? एक बार हाथ उठाकर बताएं। बहुत बढ़िया। तो आपने संकल्प ले लिया कि अपने बॉयफ्रेंड नहीं बनाएंगे? एक बार फिर से हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। आपने 2 बार संकल्प लिया, अब तोड़ना नहीं इस बात को। हाथ नीचे कर लें। बंधुओं, जीवन में जीना कैसे है और पवित्र जीवन कैसे जीना है? पवित्र जीवन, एक तो है जीवन जीना। जैसे पशु होते हैं, पशुओं में क्या होता है? वहां कोई शादी नहीं होती है, वहां कोई एक परिवार नहीं होता है, वहां पर कोई रिश्तेदारी नहीं होती है, वहां पर कोई भाई बहन नहीं होता है, वहां कोई रिश्ता नहीं होता है। वहां तो केवल 2 ही होते हैं बस, तीसरा कोई नहीं होता। और आज आने वाले समय में केवल ये लग रहा है कि यदि इसी तरह से चलता रहा, इतनी तेजी से कल्चर बढ़ता रहा तो केवल 2 ही रह जाएंगे रिश्तेदार, तीसरा रिश्ता नहीं रह जाएगा। अभी हमारी सुशीला जी ने एक बात कही, बोले माता जी, जैसे मैंने कहा कि वचनों को कंट्रोल करो, ज्यादा मत बोलो।
कम बोलो, काम का बोलो। किससे कितना बोलना है, कितना जरूरी है उतना बोलो। ज्यादा बोल के अपना दिमाग खराब मत करो और ज्यादा बोल के कलेश नहीं, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले के साथ लड़ाई झगड़े कम होते हैं कि ज्यादा? ज्यादा बोलने वाले के झगड़े ज्यादा होते हैं कम? ज्यादा होते हैं। और कम बोलने वाले के कम होते। बहुत अच्छा। तो रिश्ता जो कि पहले हमारे यहाँ घर में ताई भी होती थी, चाची भी होती थी, है ना, और मौसी भी होती थी, लेकिन अब ये रिश्ते मेरे ख्याल से आने वाले समय में 50 साल के बाद ये रिश्ते ढूंढने से मिलेंगे, और वो भी मिलेंगे नहीं, क्योंकि अब बोलने का तरीका बदल गया। पहले घर में ताई बोलते थे तो पता चल जाता था ये बड़ी वाली है, चाची बोलते थे तो पता चल जाता था ये छोटी वाली है, चाचा बोलते थे तो पता चल जाता था ये छोटे वाले भाई है, ताऊ बोलते थे तो बड़ा भाई है, पता चल जाता था। लेकिन अब एक दो रिश्ते रह गए, अंकल और आंटी, बस इनकी घंटी बज रही है। अंकल आंटी बोलना छोड़ दो। आप किसी को ताई बोलो, किसी को चाची बोलो, किसी को भाभी बोलो, किसी को माँ बोलो, कोई रिश्ता ना हो तो माँ का रिश्ता तो सबसे अच्छा है ही ना। किसी को तुम माँ बोल दो, उसका हृदय जो है ना ममता से भर जाएगा, और आपके लिए सहायता नहीं भी करना चाह रहा होगा ना तो लगेगा नहीं इसके लिए कुछ करना है, इसने मुझे माँ बोला है, देखो कितना अच्छा बच्चा है, मुझे माँ बोल रहा है। आप किसी को माँ बोलकर देखो, उसका हृदय पिघल जाएगा। और आंटी बोलकर देखो, पहली बात तो आजकल की महिलाएं आंटी कहलवाना नहीं चाहती हैं। आंटी मत बोलो मुझे, मैं आंटी लग रही हूं क्या? आंटी नहीं कहलवाना चाहती हैं, लेकिन माँ बोलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माँ बोलने में कोई मना कर ही नहीं सकता है, और माँ बोलने के बाद तो लगेगा कि नहीं इसने मुझे माँ कहा है, ये मेरे बेटा जैसा है, ये मेरी बेटी जैसी है, अब मुझे इसकी सुरक्षा करनी है, मुझे इसके लिए कुछ करना है। तो अंकल और आंटी छोड़कर आप सबसे अच्छा शब्द है माँ। यदि कोई आपको छोटी उम्र का लगता है तो भाभी बोल दो, थोड़ी सी बड़ी उम्र का है तो चाची बोल दो, थोड़ी सी और बड़ी उम्र की लगती है तो ताई बोल दो। लेकिन अंकल और आंटी शब्द का प्रयोग ऐसा हो सकता है क्या? अरे बोलिए ना। आजकल तो मैंने एक बार मैं चौके में आहार कर रही थी, तो एक बाबूजी चौके में आहार देने के लिए आए, मैं उन्हें जानती थी। अब उनका सिर वगैरह ढका हुआ था, तो वो थे तो वो छोटी उम्र के, लेकिन जो चौके में आहार दे रही थी उनको भी मैं जानती थी, और दोनों थे बराबर उम्र के। और वो महिला जो है ना, अंकल जी अंकल जी अंकल जी बड़ी शांति से सुन रहे थे, कुछ नहीं बोले अंकल जी, मैं क्या बोलूं इसको। और मैं ये देख रही हूँ कि वो इतनी बड़ी उम्र की और बराबर वालों को अंकल जी बोल रही है, कभी बराबर वालों को आंटी जी बोलती है। नहीं, आप अपना भारत की बात क्यों भूल रहे हो? अपने हिंदुस्तान के संस्कार क्यों भूल रहे हो? यहाँ के संस्कारों में रहो ना। क्या होता है अंकल और आंटी? हाँ या ना? अरे बोलिए ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो कौन कौन छोड़ेगा कि अंकल आंटी ना बोल के हम शब्दों से संबोधित करेंगे? उठाइए हाथ। बहुत बढ़िया। लड़कियों ने हाथ उठाए, एक बार जोरदार ताली बजाइए लड़कियों के लिए। एक और बोलना है कि जय जिनेंद्र नहीं, जय जिनेंद्र बोलना है और हाय हेलो नहीं बोलना है। हाय करते हैं क्या आजकल? कौन कौन करता है हाय? हाय नहीं, जय जिनेंद्र। क्या बोलना है? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बोलने में भगवान का नाम भी है, और जय जिनेंद्र बोलने में सामने वाले का सम्मान भी है। और हाय हमारे यहाँ कब बोलते थे? जब हमारे भगवान आदिनाथ थे, जब वो राज्य कर रहे थे, और जब कोई वहां पर गलती कर देता था कि वो इतना कहते थे हाय, यानी बहुत बड़ा अपराध हो गया। जब भरत चक्रवर्ती आए तो हाय मत करो, ये दूसरा अपराध हो गया, मतलब सजा होगी, इससे बड़ी सजा नहीं होती थी। और हाय का मतलब घर में कभी कभी कोई ज्यादा उत्पाद मचाता है, बोले इसमें तो हाय मचा रखी है, हाय तौबा करता, ऐसे बोलते ना। जब किसी को नजर ज्यादा लगती है, बोले इसको हाय पहना दो। क्या कहते हैं इसको? हाय पहना दो। और आजकल क्या कर रहे हैं एक दूसरे को?
हाय बुरा हो गया। हाय तब बोलते जब बुरा होता है, तो क्या बोलना चाहिए? जय जिनेंद्र बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? जय जिनेंद्र बोलना चाहिए। और एक छोटे कपड़े मतलब आजकल वो जो हाफ पैंट जो पहले हमारे 8-10 साल के बच्चे पहनते थे पहले के समय में, नेकर बोलते, अब क्या बोलते, नाम कुछ भी बोल लो आप, लेकिन हाफ पैंट बोलते थे पहले तो, है ना। और वो 8-10 साल तक के बच्चे पहनते थे, 12 साल तक के बच्चे। और बच्चों के लिए लाके कौन देता है? कभी उसकी मम्मी लाती है, कभी बुआ लाती है, कभी चाची लाती है। लाने वाला भी कौन है? बिगाड़ने वाला कौन है? ये महिला ही महिला को बिगाड़ रही है। अभी छोटी बच्ची है ना, अभी तो छोटी बच्ची है, अभी छोटी बच्ची को आदत पड़ गई, अभी छोटी बच्ची बड़ी बच्ची बन के नहीं छोड़ेगी। इसलिए छोटी से ही ऐसे कपड़े पहनाओ ताकि बड़े होकर वो स्वयं कहे कि मुझे ये कपड़े नहीं पहनने हैं। अभी मंदिर में पहन के आती है लड़कियां, 15-15 साल की लड़कियां हाफ पैंट पहन के आती है मंदिर में, शर्म आती है। उसका मंदिर में तो मत पहनो, तुमने अपने घर को खराब कर लिया है, तुमने बाहर खराब कर लिया है, कम से कम अपने मंदिर को तो बचा रहने दो। मंदिर में तो मत पहनो। जहाजपुर के मंदिर में तो नियम बना दिया, कोई 12-13 साल से उम्र वाला यदि हाफ पैंट पहन के यदि मंदिर आएगा, उसे बाहर ही रुकवा देते हैं। वहां का नियम है, आप वहां जाएंगे तो आपको एंट्री दर्शन की नहीं मिलेगी। बंधु, विषय तो बहुत सारे हैं बोलने के, लेकिन धाम के मुनि सूरत नाथ उतारे हम आरती। स्वस्ति धाम के मुनि सूरत नाथ उतारे हम आरती। शुभ आरती रे तेरी आरती, शुभ आरती रे तेरी आरती। रखो शीश पे आशीष का हाथ उतारे हम आरती। स्वस्ति धाम के मुनि सूरत नाथ उतारे हम आरती। माता पद्मा पिता सुमित्र के हो तुम राज दुलारे। माता पद्मा पिता सुमित्र के हो तुम राज दुलारे। तीर्थंकर 20वें प्रभु भव जल से तारण हारे। तीर्थंकर 20वें प्रभु भव जल से तारण हारे। करो भक्तों पे कृपा की बरसात उतारे हम आरती। धाम के मुनि सूरत नाथ उतारे हम आरती। प्रकट हुए नगरी जहाजपुर की पावन धरती पर। प्रकट हुए नगरी। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।